नमस्कार, यालसा.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 674 674। आज हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी शेखावत, टाटनवा गांव से, जो कि सीपीएम के कार्यकर्ता हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, दौद से है ना, और काफ़ी पदों पर रह चुके हैं और प्रवक्ता भी रहे। क्यों? तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, ये तो वीडियो यालसा.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ करने आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय के प्रमाण लिखित अनुमति नहीं होगा। एक बार हम इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करके हटाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। बताया अपने शब्दों से। माता पिता का नाम? मेरी माता जी है, वो अभी मौजूद है। पिताजी आर्मी में थे जी, जो रिटायर्ड होके बाद में डीएससी दूसरे जो डिफेंस का सर्विस है उसमें किया। 2 बार पेंसिल है। एक भाई है, माता जी जो पेंसिलर है, और एक भाई है सूबेदार, रिटायर्ड हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा है। बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, बच्ची फर्स्ट ईयर में है। तो मैं पूछ लेता हूँ, माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम प्रभु सिंह था, और जो लेट, और माता जी मौजूद है, उनका नाम शांति कंवर है। और पीछे याद है दादाजी दादी जी? दादा दादी जी सब याद है। दादाजी हमारे जो देवी सिंह जी थे, उनका जो गर्भ दादी जी थी वो उनका नाम था छोटू कंवर। और पीछे याद है? उससे पीछे का वो हम ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। और बहन भाई कितने बताए? हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं। नाम क्रम से? मैं सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसका नाम तोप कंवर है। उससे छोटी बहन है वो सदा कंवर है। उसके बाद 3 नंबर पे मैं महेंद्र सिंह, और 4 नंबर पे मेरा छोटा भाई जो है, मैं आपको बताया, सूबेदार प्रहलाद सिंह। ठीक है। और ननिहाल कौन सी जगह है? सुदरासन है हमारा। तो नाना जी का नाम याद हो तो? उनका नाम प्रताप सिंह था, और नानी जी का गुलाब कंवर। ठीक है। ससुराल कौन सी जगह है? मेरा ससुराल वैसे अजमेर है, लेकिन वो है बीकानेर साइड के। सास ससुर जी का नाम? वो गोपी सिंह है और रमेश कंवर। ठीक है। और धर्मपत्नी का नाम? सुनीता कंवर है। ठीक। और संतान का नाम? संतान का नाम लड़की बड़ी है, विनीता कंवर है। उससे छोटा लड़का है, उसका नाम अजय सिंह है। ठीक है। और शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई? मैं पहले 8वीं तक, मिडिल तक मैं गांव के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो अभी फिलहाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें मैंने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं कोठियारी 88-89 के अंदर कोठियारी जो विद्यापीठ थी सालासर के पास में है, वहाँ पे से मैंने 10th पास की। उसके बाद मैं जयनारायण जो जोधपुर राजकीय सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से मैंने 11th की, और सीनियर वहीं से की। उसके बाद में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने दाखिला लिया। वहाँ से मैंने 92, 93, 94 तक मैंने ग्रेजुएशन, 94 में मैंने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेरा जो सब्जेक्ट रहे हैं। उसके अंदर मैंने 94 में फाइनल BA पास कर लिया। तो थोड़े बोलने की हिम्मत है, बात करने की है, थोड़ा सलीका वो उसी समय प्रकट होना चाहिए। छात्र जीवन से हमने संघर्ष किया। छात्रों की जो डिमांड थी फीस को लेकर, छात्रों की जो सिलेबस को लेकर, छात्रों के कोर्स को लेकर, छात्रों की जो मूल समस्या जो कैंपस में थी, चाहे हॉस्टल हो चाहे वो अदर कैंपस हो, वहाँ कैंपस के अंदर जो समस्या है, तो उनको मैंने छात्र जीवन से पुरजोर तरीके से वो आवाज़ उठाई। और वहाँ से मैंने 94 के अंदर छात्र जीवन में ही मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। अच्छा। और वहाँ से मैं चुनाव लूज कर गया। लेकिन वो चुनाव लूज कर गया, लेकिन फिर भी मैंने जो मूल समस्या जो वामपंथी विचारधारा है, मैंने मार्क्स को पढ़ा है, लेनिन को, स्टालिन को, भगत सिंह को, तमाम जो क्रांतिकारी साथी थे उनको पढ़ के मैंने जीवन के अंदर उनसे प्रेरणा लेके आगे भी हम इस बात को लेकर संघर्षरत है, वर्गीय संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। बदलाव महसूस हुआ जीवन में? बदलाव आते हैं। मैंने यहाँ जहाँ गाँव के अंदर चुनाव लड़ा, पहले चुनाव लड़ा तो मैं छिंतर वोट से लूज कर गया। उसके बाद दोबारा जनता ने मेरे को सहयोग दिया, मैंने जनता के काम किया, यहाँ पे लोगों के साथ भाईचारे से रहा, उनको हर दुख और तकलीफ के अंदर मतलब लोगों के साथ रहा, मुसीबत में साथ रहा, खुशी के अंदर साथ रहा। उसका परिणाम है कि मैं 2008-9 के अंदर 9-10 के अंदर मैं चुनाव पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीत के आया। जी। और जनता ने मेरे को बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देकर वहाँ पे पंचायत समिति बैठाया। तो जहाँ तक आप संघर्ष करेंगे तो उसकी सफलता आपको मिलेगी। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में करें, आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रिय मित्र? वैसे तो मेरा पूरे गांव के आसपास के लोग सभी मित्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो
मित्र के रूप में अमराराम है, पेमाराम, ये सभी हमारे मित्र है, या राम रतन बगड़िया है, तमाम और भी सुल्तान खोकर है, तमाम जो साथी है हमारे SFI के साथी, फिर वामपंथी विचारधारा के साथी, वही हमारे मित्र है, वही हमारे दोस्त है, वही हमारे पारिवारिक सदस्य है, परिवार सा हो गया। तो प्रिय गुरु जी जिन्हें याद करना चाहें? मेरा जो बेस्ट गुरु था वो सुबेश सिंह था यादव। यहाँ जो मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, अध्ययन था, तब मेरा वो एक बेस्ट जो हरियाणा से साइड से सुबेश सिंह यादव नाम था, वो मेरे को अच्छे गाइडलाइन देके मेरे को मेरा मार्गदर्शन किया, और वहीं से मैं उस शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए मैंने प्रेरित हुआ। तो भले ही इस पार्टी के थ्रू या जैसे कहीं अपने कार्य के लिए आपने भ्रमण किया हो, तो भारत में कहाँ का भ्रमण किया है? मैं वैसे तो वामपंथी विचार छात्र जीवन से वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हूँ। मैं जो नौजवान सभा है उसका तहसील अध्यक्ष रहा हूँ। मैं जहाँ तक नौजवान सभा की बात करें तो राज्य सम्मेलन 6 से 7 राज्य सम्मेलन के अंदर मैंने बीकानेर हो, राज्य का जो सम्मेलन होता है, जिला सम्मेलन तो रहे राज्य सम्मेलन बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तमाम जहाँ भी बीकानेर सम्मेलन हुए वहाँ पे मैं शरीक हुआ हूँ। फिर मैं खेत मजदूर यूनियन के अंदर हमारा जो, मैं नौजवान सभा से खेत मजदूर के अंदर हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ, या उसकी उम्र पार कर लिया हमने 40 साल, तो मैंने खेत मजदूर यूनियन के अंदर काम करने का निर्णय लिया। उसके तहत हम केरल के अंदर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर भी केरल गए हैं। उससे पहले चेन्नई भी हम नौजवान सभा के और माध्यम से राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर गए हैं, बंगाल भी गए हैं, असम भी हम गए हैं। तो जहाँ तक है वो संगठन के काम में, और जहाँ भी जरूरत पड़ी, या भी जहाँ भी राज्य सम्मेलन या राष्ट्रीय सम्मेलन होने की संभावना थी, जहाँ मेरा चयन हुआ वहाँ पे मैं उपस्थित रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि व्यवसाय मतलब कि आजीविका कैसे चलाई? मैं वैसे किसान हूँ। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया इस बात से कि मेरे पिताजी फौज में थे, भाई फौज में, लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र चुना और लोगों की सेवा करने का क्षेत्र जो चुना। मेरा जो लक्ष्य था कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। इसके लिए मेरा जो आर्थिक जो गतिविधि है, अर्थोपार्जन का जो साधन है वो खेती है। हम 2 भाई हैं। हमारे पिताजी ने 70 बीघा ज़मीन, अकेले ने 70 बीघा ज़मीन छोड़ के 2 ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल से मैं खेती बाड़ी करता हूँ, और बाकी जो गतिविधियाँ है उस ट्यूबवेल के माध्यम से बकरी पालन भी करता हूँ, गाय भैंस भी है। थोड़ा सा टाटनवा के बारे में पूछ लेते हैं। ये गांव जो कितना बड़ा है, पंचायत किन किन गांवों को मिलकर बनी है? टाटनवा गांव 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताएं तो 2011 के अंदर 2700 पॉपुलेशन थी। अब उसके बाद जब गणना करें 12 साल बाद में, तो यहाँ इसका उस दौर के अंदर जनसंख्या 2700 थी, लेकिन पंचायत थी वो हमारे 3 गांवों से मिलकर बनी हुई थी। 2015 से पहले, या जो 19 का चुनाव, 18 में चुनाव हुआ, शायद 19 में चुनाव हुआ, 19 के चुनाव तक हमारी पंचायत बुआड़ा थी। परिसमन के बाद पंचायत बुआड़ा में 3 गांव आते, टाटनवा, बुआड़ा और लाडवा। टाटनवा जो दूसरे नंबर का गांव था, 1 नंबर बुआड़ा, 3 नंबर के जो 500 से 600 वोट थे वो लाडवा के अंदर थे। उसके बाद जब अभी परिसमन हुआ और नई पंचायत वहाँ गठन हुआ, तो टाटनवा और सेवद को मिला के एक नई पंचायत का गठन हुआ, जिसका पंचायत हेडक्वार्टर या पंचायत मुख्यालय ग्राम पंचायत टाटनवा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो गांव में किन किन सुख सुविधाओं के वास्ते, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है? गांव के अंदर हमने पहले भी जब पंचायत समिति सदस्य रहते हुए तो सवाल उठाया था, जब गाँव के अंदर कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। एनएम के बारे में मैंने बार पंचायत समिति में मुद्दा उठा के, जो निर्वर्तमान प्रधान थे उस टाइम के, मौजूदा प्रधान थे, उनसे मैंने बात की कि गांव के अंदर एक एनएम होनी चाहिए, ताकि उससे लोगों की जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी हो आसानी से हो, उनको जो ट्रीटमेंट आसानी से मिल सके। लेकिन वो अभी तक नहीं है। और अभी जो सब सेंटर एक पास हुआ है, उसको जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो उसका वो उसको बोलते हैं विद्यालय है। उस विद्यालय जब हम पढ़ते थे तब तो ये 8वीं तक था, लेकिन उसके बाद क्रमोन्नत होते हुए आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस गांव के अंदर है। जो साइंस सब्जेक्ट के अंदर चल रही है, विज्ञान विभाग में वो चल रही है। ये जो पानी है, गंदा पानी, ये मेरे गांव में जैसे ऐसे इधर बिखरा पड़ा, तो कोई है इसका समाधान? इसके लिए मैंने बार प्रयास किया। मैंने भी, गाँव वालों ने भी, गाँव के मौजूद व्यक्तियों ने भी प्रयास किया। हमने जब यहाँ प्रशासन 24 नवंबर 2021 को जब प्रशासन गांव के संग अभियान आया, तो हमने प्रशासन को पहले अवगत कराया कि गांव के अंदर जो मूल समस्याएं हैं
वो है पानी की है। जी जी। और प्रशासन गांव के संग अभियान का मतलब ये है कि गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर निपटारा किया जाए तुरंत। ऐसा देखने में आता है। वो आपको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। तब हमने 24 नवंबर को प्रशासन यहाँ सुबह 10 बजे आने वाला था। पंचायत हेडक्वार्टर होने के नाते यही उनका जो कार्यक्रम था सभी का, जो उसमें एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार जी, तमाम आला अधिकारी जो प्रशासन जो था, जिला प्रशासन, वो तमाम तरह के लोग थे। हमने उनको पहले जो थाने थे, संबंधित थाने में उनको सूचना दी कि हम उनका घेराव करेंगे, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो पानी की, जो गंदा पानी का भराव की समस्या है। इसलिए या तो प्रशासन गांव के अंदर आए, हमने वार्निंग दी, या तो प्रशासन गांव के संग अभियान आए, नहीं तब जयराम जी, हाँ, या तो आए तो हमारी समस्या का समाधान करे। और अगर वो जबरदस्ती आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे। और हमने उसका विरोध भी किया। हमने सबको पहले पूरे प्रशासन को, वीडियो साहब को भी अवगत करा दिया था। उसके बाद सुबह 10 बजे जब प्रशासन ने इस गांव के अंदर प्रवेश किया अभियान के लिए, तो हमने यहाँ पे मेरा खुद का स्वयं का ट्रैक्टर लगा के, ट्रैक्टर ट्राली लगा के, यहाँ रोड पे दरी बिछा के हमने गांव वालों ने सबने मिलके, आप करो, हम भी अभियान करते हैं। हाँ, तो आपका अभियान है, लेकिन हमारा भी अभियान इस बात को लेकर है कि गांव की समस्या का समाधान हो। उसमें तमाम तरह के मौजूद लोग थे, रामवर्धन बगड़िया, सज्जन सिंह सरपंच, हाथी सिंह जी, तमाम तरह के लोग वहाँ पे, यहाँ पे जो 200 से 500 लोग थे, वो लोग तमाम इस बात की मांग कर रहे थे। और हमने प्रशासन को इस बात से अवगत कराया कि आपको पहले भी हम अवगत करा चुके हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पानी की समस्या है, आपने ध्यान नहीं दिया। आज आप बोल रहे, आप आ जाए हैं, इसलिए आप पानी में चल के दिखाओ। हम जब गंदे पानी में रोज निकलते हैं, इस गांव वाले लोग निकलते हैं, इस आसपास के पड़ोस के गांव के लोग इस गंदे पानी में से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी खराब होती है, लोगों के कपड़े गंदे होते हैं, वो बाइक पे जाते हैं, फिसलन का डर रहता है। इसलिए आप इसमें चल के दिखाओ। तो वीडियो साहब अभी जो प्रेजेंट टाइम वही एसडीएम साहब है मिथिलेश कुमार, और जो सीताराम जी वीडियो साहब है दौद पंचायत समिति में, उन तमाम वो मेरे पास आए कि वार्ता करें। जब गाँव वालों ने पूछा कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, यहाँ जो धरना दे रहे हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो गांव वाले लोगों ने बताया कि कामरेड है महेंद्र सिंह, वो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे पंचायत समिति सदस्य हैं, उस बात का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो पानी की समस्या है, गंदे पानी का भराव की समस्या को लेकर ये यहाँ धरना दे रहे हैं, आपको अभियान नहीं करने देंगे। एक बात का हमने उनको पहले भी अवगत कराया कि अगर ये समाधान नहीं होगा तो हम गांव के अंदर, पंचायत के अंदर अभियान नहीं होने देंगे। अच्छा बताएं कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, मन में रहता है कि यार मेरे पास ऐसा पावर तो मैं पता नहीं क्या करूं। तो मान लीजिए काल्पनिक सवाल है कि आपको छूट दे दी जाए सरकार तरफ से, कि भाई चलो आप कोई प्रमुख काम बता दो, हम उसको कर देंगे। तो आपके नज़रिए में कौन कौन समस्या है जो आपके गाँव में ज़्यादा जो खलती हैं आपको? पहले बात, सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो और हमें अगर पावर सरकार देती है कि आपको इस बात के लिए नियुक्त करते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम इस गांव के अंदर ये होगा कि जो गंदे पानी की समस्या है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, यही नहीं है। इसके अलावा एक कुमाऊतों का मोहल्ला है, उसमें माली और कुमाऊत रहते हैं, उस मोहल्ले के अंदर भी इतना गंदा पानी भरा हुआ है। अभी 10 दिन बाद में पहले यहाँ भी एक पानी का भराव, जो मनियार है, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके घरों के पास ही पानी भरा हुआ है। अभी ये हाल है, बारिश में तो फिर कैसा होता होगा? अगर बारिश हो जाएगी तो यहाँ 3 से 4 फीट पानी का भराव हो जाएगा, और गाड़ी भी निकलना आसान, जो बड़ी छोटी गाड़ी तो निकल भी नहीं सकती, लोगों को रास्ता चेंज करके जाना पड़ता है। इसलिए अगर मेरे को, जब आपने जो सवाल किया कि आपको पावर दिया जाता है, हमें पावर दिया जाता है, तो हम तुरंत निष्पक्ष भाव से और समाधान करने का प्रयास करेंगे और कर देंगे। अच्छा, एक छोटा सवाल मुझे कई बार मजाक के तौर पर पूछता हूँ कि ये जो बछड़े होते हैं अपने, ये जो गायों के बछड़े, आजकल कहीं को जाए, अरे यार कॉमरेड जा रहा है, यहाँ कॉमरेड मरा पड़ा है, कॉमरेड को ऐसे, लेकिन बछड़ों का नाम लोगों ने कॉमरेड रख दिया। ये इस बात से मैं अवगत हूँ और इस बात का मेरे को ध्यान भी है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में हमारी प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं है। कैसे? आपको मैं विस्तार से बताता हूँ इस बारे में। क्योंकि बछड़ा है, उसको भूख लगेगी, सरकार के द्वारा वो उत्पीड़ित है। सरकार एक तरफ कहती है बछड़े का सेल नहीं होना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम गांव वाले, जब काश्तकार के पास बछड़ा पड़ेगा, काश्तकार जब उसको मनी नहीं आएगी, जैसे बकरी और भैंस पालते हैं, भैंस अगर पाडा ले आई, पाडा बोलते हैं भैंसा, मतलब छोटा बच्चा ले आई, तो हम उसको कसाई को बेच के, व्यापारी को बेच के, उसके दूध पीने के बाद जब बेचेंगे तो उसके 5 से 6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये में हमारी इनकम हो जाएगी। लेकिन इनको सरकार ने रोक लगाने के कारण इनको जब भूख लगती है तो ये क्या करेंगे, खेत में बड़ी घुसेंगे, खेत में घुसेंगे तो लट लगेंगे, इनके लट्ठी मारेंगे, और
इनको परेशान किया जाएगा। इसी के तहत कामरेडों को कहा गया है ये अपनी जिद पे पक्के हैं, अगर भूख लगेगी जाएंगे। वैसे ही कामरेड अगर मतलब कॉमरेड भी मांग लेके वहाँ जाते हैं, लट खाते हैं, इसी तरह ये भी अपना खाना संघर्ष, हाँ ये भी संघर्ष के माध्यम से खाते हैं, लट खा के संघर्ष करते हैं और खाना पूर्ति करते हैं, और हम भी खाने की पूर्ति करते हैं। और हम भी अपनी जो मांग है, अपनी जो जनता की समस्या है, वर्गीय संघर्ष को लेके बार बार प्रशासन को, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो राज्य प्रशासन हो, चाहे वो केंद्रीय प्रशासन हो, तमाम तरह के आला अधिकारियों के पास जाके पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बार बार लाठियां चार्ज की जाती है, लेकिन फिर भी हम अपनी मांग को लेकर अड़े रहते हैं और अपने सिद्धांत पे। कहना मतलब आपका प्रतिबिंब झलकता लोगों में, ठीक है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि मैंने एक चीज़ महसूस की है कि हर बार जब समस्या आती है बिजली कम दरों कम करने की, लोगों की समस्याएं हैं, ठीक है, तो कॉमरेड वहाँ जयपुर चले आते, ठीक है, उस समय बाकी पार्टियाँ नहीं आती। लेकिन जब इतना सहयोग करते हैं, बातें सुनते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्रशासन की बातें मनवाते हैं, उसके बाद जो है हमारी मतलब कि आपकी कॉमरेडों की सरकार जो है राजस्थान में क्यों नहीं बन पाती है? लोगों को क्यों नहीं लुभा पाते हैं, समझा पाते हैं कि भाई हम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं? ये बात आपकी सही है कि हम सरकार नहीं बना पाए और सरकार की बढ़ाने तक हम पहुंच भी नहीं पाए। इसका मेन रीजन है ये जो अर्थोपार्जन है, जो आर्थिक युग है, आर्थिक युग के अंदर जो नौजवान है वो दिशा भ्रमित हो चुका है। अच्छा। जो पहले हम यहाँ से 1 से 3 हुए, 3 MLA भी बने, 30 से 40 लड़े, लेकिन सरकार भ्रमित, सरकारें जो नौजवान भ्रमित हो गया धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और वो उसको दिशा भ्रमित कर दिया गया और दशा भ्रमित कर दिया गया, और उसको जो आर्थिक स्थिति है उसकी डाउन हो गई। इसलिए नौजवान चाहता है कि मेरे को तुरंत फायदा मिले, कौन MLA आएगा, कौन मंत्री बनेगा, उसे मेरे को लोगों को मतलब वो लोग लुभाने वादे में लोग लुभाने, वो झूठ हम नहीं बेचते। हम जब चुनाव में जाते हैं, कैंपेनिंग के लिए चुनाव में जाते हैं, तो हम सीधा कहते हैं कि आपके लिए भाव के लिए लड़ेंगे, बिजली के लिए लड़ेंगे, आपकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। हम कभी ये नहीं जाके बताते हैं कि हमने आपके लिए ये कर देंगे। आपको उसमें ये चीज़ नहीं दिखती कि हमारा, उसमें व्यक्ति का आर्थिक जो सीधा जुड़ाव नहीं होता है, हमारे सामूहिक जुड़ाव होता है। जैसे बिजली की दरें हमने कम करवाई, कर्जा माफी के लिए हमने 17 में लड़ाई लड़ी, बिजली की 2005 में 9 दिन विधानसभा के सामने रह के हमने पड़ाव डाला, और उसके बाद जब अभी बात आई कर्जे माफी की 2017 में मैं जेल में भी गया हूँ, सेंट्रल जेल में रहा हूँ। हमने संघर्ष किया और उसका परिणाम हुआ कि 8,000 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के किसान का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा माफ हुआ। जी जी। आपकी नज़रों में साम्यवाद, जैसे कि समानता का भाव, समाज में सब चीजें उनका बंटवारा समान रूप से, समानता वितरण, आपको नहीं लगता कि साम्यवाद एक आदर्शवाद है जो असंभव सा प्रतीत होता है? लग नहीं रहा, हमने देखा है जीवन के अंदर साम्यवाद। वस्तु विनिमय था, लोगों के पास वस्तु का, जैसे किसी के पास गेहूं का आटा था तो मेहमान आ गए तो गेहूं का आटा दूसरे लोग आते वो मांग लेते थे, उसके बदले में बाजरे का आटा रिटर्न कर देते। साम्यवाद, समांतर वितरण था। अब जो पूंजीवाद का दौर आया है, आज भी जहाँ भी साम्यवाद है वहाँ पे आज भी जनता सुखी है। ये पूंजीवाद का जो शैशव काल चल रहा है, पूंजी उत्पाद कर रही है, पूंजी का जो हास हो रहा है। आज नौजवान की बात करें, अगर सरकार का साम्यवाद का मतलब है पूंजी पर सरकार का स्वामित्व रहे, पूंजी निजी हाथों में नहीं जाए और पूंजी पर सरकार का नियंत्रण रह के उसका समांतर वितरण किया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज पूंजी को जो प्राइवेट हाथों में सौंप के, बड़े बड़े उद्योगों घरानों को सौंप के, और इस जो साम्यवाद की तरह पूंजीवाद और पूंजीवाद के तहत ही गुलामी की ओर देश को धकेल रहे हैं। आज जब बात करें, हम कल परसों की बात करें, एक नया विधेयक सदन में आया है, पार्लियामेंट में, कि संशोधन किया है कि हम जो आर्मी के जो नौजवान है, आर्मी में जो आज बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको एक संविदा कर्मी बनाने का प्रयास किया है। 4 साल उसको नौकरी देंगे, उसका जो 4 साल के अंदर पेमेंट कितना तनख्वाह होगी 10 से 12 हज़ार रुपये, और उसके बाद में उसका 2 साल बाद में 30,000 तक जो भी पेमेंट होगा, और जब 4 साल उसकी नौकरी पूरी हो जाएगी, इसमें 4 साल अगर नौकरी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में वो घर चला जाएगा। और सरकार चाहती क्या है कि उद्योगपतियों के गार्ड बन के, उनके चौकीदार बन के रह जाए ये नौजवान। जो फौज में जो आदर्श था, फौज के जो सेना के लोगों का जो मान और सम्मान गाँव के अंदर था, उस मान सम्मान को कम करके एक संविदा कर्मी के तहत फौज के जवान को पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अंदर अगर ये सरकार चाहती तो उन अधिकारियों को जो लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट लगता है, लेफ्टिनेंट, उसके बाद जनरल, मेजर, जनरल वगैरह तमाम तरह के जो आला अधिकारी लगते हैं, ब्रिगेडियर, वो तमाम अधिकारियों के पे लागू होना चाहिए, नहीं कि एक जवान पे। ये सरकार सीधी सीधी किसान के बेटे पे, जो एक बेटा खेत में काम करता है, दूसरा बेटा सीमा पे लड़ाई लड़ता है, उसको बर्बाद करने का काम कर रही है। अच्छा, तो एक बात ये पूछनी थी
कि जो वर्तमान में अपनी प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति चल रही है उसकी दिशा किस ओर है और उसका भविष्य आपको कैसा प्रतीत होता है? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करूँ तो मेरी उम्र वैसे 28 साल हो गई है। हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, भाजपा की भी देखी है, संयुक्त मोर्चे की सरकार भी हमने देखी है, लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार जो 8 साल से चल रही है, ये सरकार ने केवल एक ही काम किया है, एक पूंजीवाद को बढ़ावा देना, देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों औने पौने में दाम कोडियों के भाव बेचने का काम किया है। दूसरा, जो नौजवान बेरोजगारी जो बढ़ी है वो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर था उसको ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर में देने से जो नौजवान है उनका भविष्य आने वाले जो समय में और भी जो गर्त में जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था वो पब्लिक सेक्टर को पूरे संपूर्ण पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंप दिया। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो BPCL हो, बेल हो, रेल हो, सेल, तमाम तरह के जो सेक्टर है, चाहे वो बीमा वाली हो, बीमा कंपनी हो। अभी यही सरकार जो वर्तमान में केंद्र में सत्तासीन है, वही सरकार कांग्रेस के समय में संसद नहीं चलने देती थी, कह देती कि सारे जो है वो बेच रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन की बात आई तो उन्होंने संसद भी नहीं चलने दी थी, लेकिन अभी इनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे पहले जब बात करें 2013 के अंदर यही मोदी जी जब देश के गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मनमोहन सरकार 49% FDI लेके आई थी खुदरा मार्केट के अंदर। वो तब इस जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा था कि ये देश का जो रोजगार है वो छिन जाएगा इसे, और जो देश का पैसा विदेशों में जाएगा, विदेशी कंपनियां आ जाएगी, और जो देश का जो लाभांश का हिस्सा है वो पूरा का पूरा विदेशों के अंदर चला जाएगा। इसलिए इस कंपनी को निजीकरण का, और जो कंपनियां हैं खुदरा व्यापार में वो विदेशी कंपनियां नहीं होनी चाहिए, उसमें 60-40 का रेशियो के तहत होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, 60-40 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका विरोध किया, लेकिन आज वो बेच रहे हैं क्योंकि वो आज कठपुतली सरकार है, अडानी अंबानी की सरकारें हैं, उनके इशारों पर चलती है, उनके पैसे से ये सरकार बनी है, इसलिए उनके अपने आकाओं को खुश करने के लिए तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं, सांसद हैं, ठीक है, राजनीतिज्ञ हैं, प्रवक्ता हैं, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि पेट्रोल के ये भाव है, इस भाव में पड़ता है तो इस भाव में क्यों बेच रहे हैं, और गैस है इस भाव में क्यों बेच रहे हैं, मतलब कि या हमारी जो विदेश नीति है वो इतनी कमज़ोर है, लचर है, हम आंखें नहीं मिला सकते पाकिस्तान के सामने, चीन के सामने, ऐसी बातें करते थे। अभी देखते हैं कि उन मुद्दों में, उनके समाधान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, और मतलब कि यथा सिर्फ चेहरा बदल गया लेकिन समाधान नहीं बदला, मुद्दे वही हैं, वही महंगाई, वही भाव बढ़ना, वही पाकिस्तान चीन का बातें, ठीक है कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन हम जो जिस तरीके से वो वादा करते थे कि भाई दावा करते थे हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, आपको लगता है कुछ धरातल पर काम हुआ? केवल मुखौटे बदले हैं। मनमोहन सिंह को कठपुतली सरकार बोलते थे, लेकिन आज ये जो RSS की कठपुतली सरकार, मोदी सरकार है, वो RSS और अडानी अंबानी की कठपुतली सरकार है, उनके इशारों से काम चलते हैं। जब पेट्रोल 5 पैसे, गैस सिलेंडर 25 पैसे और 5 रुपये जब पेट्रोल महंगा हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल $139 पर बैरल था, तब ये तेल बढ़े थे 5 रुपये डीजल के और 7 रुपये पेट्रोल के, तब इन्होंने पूरे देश के अंदर होल किया कि ये सरकार है वो खतरनाक है, महंगाई बढ़ गई और ये सरकार देश को गरीबी की ओर धकेल रही है। लेकिन तो एक सिलेंडर 50-100 रुपये बढ़ जाते तो अभी कोई मुद्दा, जनता है, जनता के सामने मुद्दे है, वो मुद्दों को गौण कर दिया जाता है धर्म के नाम पे। सबसे बड़ा धर्म के नाम पे उनको ये मुद्दे है जो कर रही है राष्ट्रहित, राष्ट्र उनको राष्ट्र की भाषा नहीं, राष्ट्रवादी की भाषा भी उनको पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताएंगे, जो विपक्ष की सरकार में है या जो विपक्ष के दल में है, वो तब तक उनके देशद्रोही है, और उनकी पार्टी में आ जाता है तब वो एकदम दूध का धुला है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, सारे प्रवक्ता चुप हो जाते हैं, सारे उसके दुर्गुण है, सब अवगुण जो है वो सब गुणों में खाने में बदल जाते हैं, ऐसा भी देखा हमने। बिल्कुल सही हुआ है। अगर भाजपा में कोई चला गया बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसका जीता जाता हुआ ना कि जो वो अपने बंगाल के अंदर चिटपुट कांड हुआ, उसके 2 या 3 सांसद जेल में थे और उनको छुड़ा के ले आए कि नहीं ये बिल्कुल साफ है, इसमें चोरी का कोई आरोप नहीं है। यही मोदी और देवेंद्र फडणवीस जब चुनाव लड़ रहे थे
निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। जब चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जब सरकार आई तो सरकार नहीं बनी, तब यही फडणवीस और मोदी और अमित शाह कह रहे थे कि हम ये देवेंद्र फडणवीस पर इस पर अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा है, अजीत पवार पे 63,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, घपला किया है और ये जेल में जाएगा। और 2 दिन बाद में जब सरकार का गठन होता है, अजीत पवार उनका एक दिन समर्थन कर देता है, तो ईडी और सीबीआई और तमाम तरह के जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उसको क्लीन चिट देती है उसको, अजीत पवार को, कि इस पर कोई केस नहीं बनता, ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसलिए क्या बात करें बीजेपी कांग्रेस की, कांग्रेस के 100 आज जितने 320 सांसद हैं भाजपा समर्थक दल के या जो सरकार चला रहे हैं उसके, उनमें से 167 सांसद वो है, 167 सांसद वो है जो कभी न कभी कांग्रेस के अंदर मंत्री रहे, संतरी रहे, कांग्रेस के अंदर उच्च पदों पर रहे, वही आज भाजपा के अंदर एक राजनीति में अपराधीकरण, जैसे कि अधिकांश दलों में, देखिए मुझे आंकड़ा वगैरह पता नहीं था, कि छोटे दलों का भी नहीं पता, आपके कॉमरेडों का भी नहीं पता, लेकिन जैसे जिनके अपराधी, चलो 1-2 केस तो जानबूझ के लगा दे, लेकिन 50-50 केस जिनके हैं, 4 केस हैं, उनको भी टिकट मिलना, कुछ के केस जो बड़े गंभीर होते हैं उनको टिकट मिलना। तो आपको लगता है कि राजनीति में तो स्वच्छता आनी चाहिए? राजनीति में स्वच्छता आनी चाहिए। वामपंथी ने भी राजनीति की है, 35 साल बंगाल के अंदर हमने एक छतर राज किया है, केरल में टर्म बाई टर्म, अब दोबारा भी रिपीट हुई है केरल के अंदर एलडीएफ की सरकार। तो वहाँ पे देखिए ना, किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी को डर नहीं है। वो माणिक सरकार मुख्यमंत्री रहा त्रिपुरा का, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, उनको सीबीआई का कोई डर नहीं, क्योंकि घोटाला किया ही नहीं। दूसरा ज्योति बसु है, कोई घोटाला भी नहीं किया। तीसरा है वो है अपना ईओएमएस नमूद्रीपाद, पी विजयन, ये तमाम तरह के लोग थे, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। और ये पन्ना का क्या समझते थे, ये जो अपराध है उसको राजनीति का पन्ना का समझते हैं, राजनेता उसको संरक्षण देते हैं, उनको उस अपराध के अंदर शरीक होते हैं, उनके हिस्सादार होते हैं, और उसके बाद ढकने का काम, उसका जो आपराधिक चरित्र ढकने का, उनको डरा के वोट लेने का काम करते हैं। हम वोट लेते हैं, वामपंथी राजनीति है वो वोट लेती है, वर्ग संघर्ष करके, लोगों की समस्याओं का समाधान करके, संघर्ष करके और वोट की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है कि वामपंथ कम्युनिज्म जो है उसका, आपके दल का, और जो आप अपने सदस्यों को कॉमरेड कहते हैं, मतलब मित्र हो ना, तो इनका जो है अपने राजस्थान में भविष्य कैसा देखते हैं आप? उज्जवल दिखता है आपको भविष्य? मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि लिखा था कार्ल मार्क्स ने, लेख में भी लिखा कि क्रांति होगी, और होगी सबसे पहले इंग्लैंड में। लेकिन उन्होंने बाद में संशोधन किया कि क्रांति परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। जो वामपंथ का भविष्य सर्वकालीन होगा, वो होगा या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी परिस्थितियाँ। शोषणविहीन समाज की स्थापना करना, लेफ्ट का, लेनिन का, मार्क्स का, भगत सिंह का, तमाम जो क्रांतिकारी साथी थे, उनका लक्ष्य था कि देश में शोषणविहीन समाज की स्थापना हो। शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो हमें उम्मीद इस बात की है, और हमें उम्मीद नहीं, हम रहे नहीं रहे। भगत सिंह ने कहा था कि माँ, लेटर दिखा जेल में से, कि माँ ये संभव है मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि ये देश आज़ाद होकर रहेगा। लेकिन मुझे शंका इस बात की है, यहाँ से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज राजसत्ता पे बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। तो हमें जो राजसत्ता मिले, हमारा भविष्य सर्वकालीन हो न हो, चाहे अंधकार में हो, हम इस जनता के दुख और जनता के वर्गीय संघर्ष के लिए, चाहे वो किसान की बिजली की समस्या हो, पानी की, नहरी क्षेत्र की हो, चाहे नौजवान पढ़ने वाले छात्र की समस्या हो, चाहे नौजवान के रोजगार की समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेकर हम संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, आएगा समय तब देखा जाएगा, और जनता समझ रही, सब जो पिछला 5 साल था वो अभी नहीं हो रहा है, जनता धीरे धीरे समझ रही। आज नौजवान के साथ क्या बीत रहा आप देख रहे हैं। जो फौज, देश की जो सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा जो सेना है, उसको आज प्राइवेट करके एक संविदा कर्मी बनाने का काम किया। आज नौजवान इस सरकारों की, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस की, दोनों की नीतियों को पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया पिछले सालों में, और भाजपा अब क्या कर रही है, दोनों को पढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य, उनके पास अल्टरनेट कोई है तो दुनिया के अंदर भी पूंजीवाद का अल्टरनेट समाजवाद है, साम्यवाद है। आपकी तरफ से अपने अनुयायियों को, अपने मित्रों को और समाज के नाम छोटा सा संदेश। जहाँ तक मेरे साथी लोग जो सुन रहे हैं या तमाम समाज के बंधु सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप निष्पक्ष भाव से और निस्वार्थ सेवा करते रहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आपको उसका परिणाम मिले ना मिले, आपको संघर्ष कर, जीवन एक संघर्ष है और आपको संघर्ष करना चाहिए। तैरना
तैराक वो होता है असली तैराक जो धारा के ऊपर ही चलता है। नदी अगर बह रही है साथियों, जो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ एक स्लोगन के माध्यम से, नदी अगर बहती है उसमें लाश, पेड़ पौधे, तमाम तरह की जो चीज़ें उसमें गिर गई वो धारा के साथ बह जाएगी। मरा हुआ इंसान भी बह जाएगा, उसमें पेड़ पौधे बह जाएंगे, लेकिन अगर कोई जिंदा दिल इंसान है और वो जिंदा दिल इंसान है तो वो धारा के सामने चलता है और वो अपनी मंजिल प्राप्त करता है। वही जिंदा दिली होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी साथ साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।